द डायमंड नेकलेस बाय गे डी मुफासंत। वो उन लड़कियों में से थी जो बेहद हसीन और खूबसूरत होती हैं और ऊपर वाला जिन्हें फुर्सत से बनाता है। पर बुरी किस्मत से वो एक क्लर्क की फैमिली में पैदा हुई थी। उसके पास ना तो दहेज देने का पैसा था और ना ही कोई एक्सपेक्टेशन थी। ना कोई समझने वाला, प्यार और दुलार करने वाला था और ना ही किसी रिच फैमिली में उसकी शादी हो सकती थी। उसने किस्मत से समझौता करते हुए एक क्लर्क से ही शादी कर ली थी जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में काम करता था। वो ज्यादातर प्लेन कपड़े पहनती थी क्योंकि महंगे कपड़े वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अपनी हालत से वो जरा भी खुश नहीं थी, जैसे किसी हाई पोजीशन से नीचे गिर गई हो, क्योंकि जिस सोसाइटी में वो थी वहां औरतों को कास्ट और रैंक से नहीं देखा जाता था। फैमिली लाइफ और बच्चे पैदा करने के लिए उनकी ब्यूटी, ग्रेस और चार्म देखा जाता था। उनकी नेचुरल सिंप्लिसिटी, एलिगेंट भोलापन, उनका कोमल मन ही उनका सबसे बड़ा खजाना होता है जो उन्हें समाज की नजरों में एक ग्रेट लेडी बनाता है। माथिल्डे जिंदगी में आज तक समझौते ही करती आई थी। उसे हमेशा यही लगता था कि वो दुनिया की हर लग्जरी, हर डेलिकेसीज और हर सुख सुविधाएं एंजॉय करने के लिए पैदा हुई है। उसने अपने घर में हमेशा गरीबी का माहौल देखा था। घर की खाली दीवारें, टूटी फूटी कुर्सियां, फटे पुराने पर्दे देख देख कर वो बड़ी हुई थी। इस गरीबी के माहौल से उसे सख्त नफरत थी। जिन चीजों को लेकर उसके जैसी कंडीशन वाली बाकी औरतों को फर्क नहीं पड़ता था, वही चीजें उसका खून खौला देती थी। उसे अपनी इस गरीबी पर बेहद गुस्सा आता था। बेचारी गरीब ब्रेटन को हर वक्त घर के कामों में उलझा देखकर उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर जाती थी। ब्रॉन्ज कैंडल स्टैंड में लगे कैंडल्स की रोशनी में उसके घर का हॉल, जहां चाइनीज हैंडीक्राफ्ट की बनी तस्वीरें टंगी थी, और भी पुराना लगता था। उसने मन में सोचा, काश मेरे घर में कुछ बड़े बड़े रिसेप्शन हॉल्स होते जहां सिल्क की बनी पेंटिंग टंगी रहती, महंगे हाई क्लास फर्नीचर्स, कैबिनेट्स पर सजे महंगे डेकोरेटिव आर्ट पीस और एक छोटा सा चेंजिंग रूम जो परफ्यूम की खुशबू से महकता रहता, जहां वो शाम के वक्त दोस्तों के साथ मजे से बैठकर गप्पे मारती। और वो दोस्त भी कोई ऐसे वैसे नहीं, बल्कि शहर के सबसे हैंडसम यंग मैन जिन पर औरतें मरती थी। एक पुराने टेबल क्लॉथ से ढके राउंड डिनर टेबल पर वो डिनर करने बैठी। उसके सामने उसका हस्बैंड बैठा था। उसके पति ने जब सूप के बर्तन से ढक्कन उठाया तो खुशी से चहका, वाह, टेस्टी सूप! इससे बढ़िया और क्या होगा। लेकिन वो तो कुछ और ही सोच रही थी। चमचमाते चांदी के बर्तन, दीवारों पर सजी महान लोगों की तस्वीरें और खूबसूरत पेंटिंग। और फिर उसने सोचा कि काश खाने के लिए टेस्टी डिशेस होती जिन्हें नौकर महंगी प्लेटों में सर्व करते, और वो मुर्गे का लाजवाब गोश्त या मछली खाते खाते बड़ी अदा से नजाकत से बातें करती। बेचारी के पास ना तो महंगे गाउन्स थे और ना ही कीमती गहने, जिसका उसको बेहद शौक था। उसे हमेशा यही लगता था कि वो ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए ही बनी है। काश वो एक ऐसी जिंदगी जी पाती जिसे देखकर दुनिया जलती। काश के लोग उसे सर आंखों पर बिठाने के लिए तरसते, उसे इतना चाहते। उसकी एक अमीर फ्रेंड थी जो उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी। वो जब भी उससे मिलती थी और भी उदास हो जाती थी, इसलिए उसने उसके घर जाना ही छोड़ दिया था। पर एक शाम उसका पति जब काम से घर लौटा तो बड़ा खुश लग रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा एनवलप था। ये लो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसने लपक कर अपने पति के हाथ से एनवलप लिया और जल्दी से खोलकर देखा। अंदर एक प्रिंटेड कार्ड था जिस पर लिखा था, द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्जेस रेपोनियो request the honor of M and Madam Lucille's company at the palace of the ministry on Monday evening, January 18th. उसके पति को लगा कि पार्टी का इनविटेशन पाकर वो खुशी से नाचने लगेगी, पर उसने तो इनविटेशन कार्ड टेबल पर फेंक दिया और रोने लगी। ये मेरे किस काम का? क्यों, क्या हुआ? माय डियर, मुझे लगा था तुम खुश हो जाओगी। वैसे भी तुम कहीं आती जाती नहीं हो और ये तो एक बढ़िया मौका है। ऐसी हाई क्लास पार्टी में भला कौन नहीं जाना चाहेगा। उन्होंने बहुत सिलेक्टेड लोगों को ही इनवाइट किया है। हमारा पूरा ऑफिशियल स्टाफ वहां पर होगा। उसने चिढ़कर अपने पति की तरफ देखा
जो एकदम अनाड़ियों जैसे बात कर रहा था, और बोली, अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या पहन कर जाऊंगी? गुस्से से अपने पति को घूरते हुए वो बोली। ये बात तो उसके दिमाग में आई ही नहीं थी। वो चकरा गया, फिर हकलाते हुए बोला, क्यों? तुम्हारे पास है तो एक गाउन जिसे पहनकर तुम थिएटर जाती हो। तुम उस गाउन में बहुत अच्छी दिखती हो। और पर वो कहते कहते रुक गया जब उसने देखा कि वो रो रही है। बड़े बड़े आंसुओं की बूंदें उसकी आंखों से टपक कर उसके गालों पर बह रही थी। अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, मेरे पास गाउन नहीं है, इसलिए मैं पार्टी में नहीं जा सकती। ये इनविटेशन कार्ड अपने किसी कलीग को दे दो जिसकी बीवी के पास मुझसे ज्यादा अच्छे कपड़े और गहने हो। चलो देखते हैं माथिल्डे, कितने का आएगा एक बढ़िया सा गाउन जिसे तुम कहीं और जाने के लिए भी पहन सको। लेकिन थोड़ा सिंपल होगा तो अच्छा रहेगा। वो कुछ पल सोचती रही, दिमाग में कैलकुलेशन करती रही कि एक अच्छा सा पार्टीवेयर गाउन कितने का आएगा जो उसका गरीब क्लर्क पति अफोर्ड कर सके। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितने का आएगा, तुम मुझे 4,000 रुपए दे दो, मैं उससे मैनेज कर लूंगी। गाउन का प्राइस सुनकर उसके पति का चेहरा उतर गया। वो काफी दिनों से एक गन लेने की सोच रहा था। इतने पैसों में तो एक अच्छी खासी गन आ जाएगी जिसे लेकर वो जंगलों में अपने दोस्तों के साथ शिकार करने जा सकता है। मगर उसने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें 4,000 रुपए देता हूं। एक सुंदर सा गाउन ले लेना। जैसे जैसे पार्टी का दिन नजदीक आ रहा था, मैडम लोइसल की उदासी और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हालांकि उसका गाउन सिलकर रेडी हो गया था। एक शाम उसके पति ने उससे कहा, अब क्या बात है? पार्टी को सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, पर तुम अभी भी उदास लग रही हो। मुझे इस बात की टेंशन है कि मेरे पास पहनने के लिए एक भी ज्वेलरी नहीं है। मैं तो एकदम गरीब लगूंगी। इससे तो अच्छा मैं जाऊं ही नहीं। तुम नेचुरल फ्लावर्स के गहने पहन सकती हो। आजकल ये बड़े ट्रेंड में है। 100 रुपए में तो तुम्हें 2 या 3 खूबसूरत से गुलाब के फूल मिल जाएंगे। नहीं, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी। उन अमीर औरतों के बीच में बहुत गरीब लगूंगी। तुम कितनी स्टूपिड हो। एक काम करो, अपनी फ्रेंड मैडम फोरेस्टियर के पास जाकर कुछ गहने उधार मांग लो। वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना। वो खुशी से उछल पड़ी। वाह, मैंने तो सोचा ही नहीं। और फिर अगले दिन वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर चली गई और उसने अपनी प्रॉब्लम बताई। मैडम फोरेस्टियर ने अपने शीशे वाली अलमारी से एक बड़ा सा ज्वेलरी बॉक्स निकाल कर लाई। उसने बॉक्स खोला और मैडम लोइसल से बोली, जो पसंद हो वो उठा लो। उसने पहले ब्रेसलेट ट्राई किया, फिर एक पर्ल का नेकलेस। उसके बाद उसे एक प्रेशियस स्टोन से जड़ा हुआ एक गोल्ड क्रॉस सेट भी ट्राई किया। उसने सारे गहने एक एक करके पहने और शीशे में खुद को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इनमें से कौन सा गहना ले। तुम्हारे पास कोई और अच्छा नहीं है क्या? उसने पूछा। क्यों? और देखो, मुझे नहीं पता तुम्हें कौन सा अच्छा लगेगा। और अचानक उसके हाथ ब्लैक बॉक्स लगा जिसमें एक बेहद खूबसूरत कीमती डायमंड नेकलेस रखा हुआ था। उसे देखते ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसे पकड़े हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसने नेकलेस पहना और शीशे में देखा और अपनी ही खूबसूरती पर फिदा हो गई। फिर उसने हिचकिचाते हुए कहा, क्या तुम मुझे ये उधार दे सकती हो? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। खुशी के मारे उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को गले लगा लिया और उसे दीवानों की तरह चूमने लगी। और फिर वो उस डायमंड नेकलेस को लेकर अपने घर आ गई। आखिरकार पार्टी का दिन आ गया। मैडम लोइसल उस दिन बेहद हसीन लग रही थी। उनका नया गाउन और गले में पहना हुआ डायमंड नेकलेस उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। वो उन सारी औरतों से ज्यादा सुंदर लग रही थी जो उस पार्टी में आई थी। वो खुशी से मुस्कुराए जा रही थी और पार्टी में हर मर्द उन्हें देख रहा था, उनका नाम पूछ रहा था और उनसे इंट्रोडक्शन करने के लिए बेताब था। यहां तक कि खुद मिनिस्टर भी उन्हें नोटिस कर रहे थे। पार्टी में वो झूम झूम कर नाच रही थी और सबकी नजरें उन पर टिकी हुई थी। अपनी खूबसूरती के नशे में चूर आज वो खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत महसूस कर रही थी। सुबह के करीब 4 बजे पार्टी खत्म हुई। उसका पति एक छोटे से रूम में 3 और लोगों के साथ सो रहा था जिनकी पत्नियां भी पार्टी में मजे ले रही थी। उसने अपने पति को घर जाने के लिए उठा लिया। उसके पति ने एक सस्ती सी शॉल उसके कंधे पर डाली ताकि उसे ठंड न लगे।
वो सस्ती शॉल उसके ब्लैक गाउन और डायमंड नेकलेस के साथ जरा भी मैच नहीं कर रही थी। और ये बात वो भी अच्छे से जानती थी, इसलिए वो चुपके से पार्टी से निकल आई ताकि बाकी औरतों की नजर उस पर ना पड़े जो अपने महंगे फर कोट पहन रही थी। लोइसल, तुम यहीं रुको, तुम्हें ठंड लग जाएगी, मैं कैब बुलाता हूँ। उसके पति ने कहा, लेकिन वो उनकी बात इग्नोर करते हुए जल्दी से सीढ़ियों से बाहर चली आई। जब वो गली में पहुंची तो उन्हें एक भी कैब नहीं दिखी। उसका पति हर आती जाती कैब को दूर से आवाज दे रहा था। बड़ी देर तक कोशिश करने के बावजूद जब उन्हें कोई सवारी नहीं मिली तो दोनों मुंह लटकाए नदी के किनारे किनारे पैदल चलने लगे। दोनों ठंड से कांप रहे थे। आखिर में उन्हें रात के वक्त पेरिस की सड़कों पर चलने वाली एक खस्ता हॉल नाइट कैब मिली। दोनों अपने घर के सामने रुके और थके हुए कदमों से अपने फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ने लगे। उसका खूबसूरत सपना पूरा हुआ और अब कड़वी हकीकत सामने थी। पर उसके पति के लिए तो कल सुबह 10 बजे फिर से वही मिनिस्ट्री की नौकरी। उसने एक आखिरी बार खुद को निहारने के लिए शीशे के आगे खड़े होकर कंधे से शॉल हटाई, पर शीशे में नजर पड़ते ही वो जोर से चिल्लाई। उसका डायमंड नेकलेस उसके गले से गायब था। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? उसका पति भागकर उसके पास आया। उसने अभी पूरे कपड़े भी नहीं चेंज किए थे। वो उसकी तरफ मुड़ी। "म- मैंने 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 मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस खो दिया", वो रोते रोते बोली। उसके पति को जैसे सांप सूंघ गया हो। क्या? कब? कैसे खो गया? ये नहीं हो सकता। दोनों ने मिलकर उसके गाउन के एक एक फोल्ड्स में देखा, पॉकेट के अंदर बाहर सब जगह देखा, पर वो नेकलेस नहीं मिला। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने पार्टी में जाते वक्त नेकलेस पहना था? पति ने पूछा। हाँ, मुझे अच्छे से याद है, मैं पार्टी में नेकलेस पहने हुए थी। लेकिन अगर नेकलेस सड़क पर गिरा होता तो उसके गिरने की आवाज तो आती। लगता है कैब में गिर गया होगा। हाँ शायद। तुम्हें कैब का नंबर याद है क्या? नहीं। और तुमने नंबर देखा था क्या? नहीं, मैंने भी नहीं। दोनों ही हैरान परेशान एक दूसरे को देख रहे थे। लास्ट में लोइसल ने कपड़े बदले। मैं फिर से पूरे रास्ते पैदल जाता हूँ, देखता हूँ शायद मिल जाए। उसका पति नेकलेस ढूंढने चला गया और वो गाउन में बैठी उसके लौटने का वेट कर रही थी। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो आग जलाकर कमरा गर्म करे या बिस्तर पर चली जाए। सुबह 7 बजे उसका पति वापस आया। नेकलेस उसे कहीं नहीं मिला। उसके बाद वो नेकलेस की चोरी की रिपोर्ट कराने पुलिस हेडक्वार्टर्स गया। न्यूज़पेपर के ऑफिस जाकर इश्तिहार छपवाया कि जिस किसी को नेकलेस मिले लौटाने पर उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। वो कैब कंपनी के पास भी गया। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हालांकि उसे नेकलेस के मिलने की जरा भी उम्मीद नहीं थी। और वो पूरे दिन इंतजार करती रही, उसी पागलपन की हालत में। आधी रात को लोइसल उदास थक हारकर घर वापस आया। नेकलेस के ना मिलने का दर्द उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। तुम अपनी फ्रेंड को लेटर लिख दो कि नेकलेस का हुक तुमसे टूट गया है और तुमने उसे ठीक कराने दे रखा है। तब तक हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा, उसके पति ने कहा। जैसा उसके पति ने कहा उसने लेटर में वही लिखा और अपनी फ्रेंड को भेज दिया। 1 हफ्ते और निकल गया, पर नेकलेस नहीं मिला। दोनों को अब उसके मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। लोइसल, जिसकी उम्र 1 ही हफ्ते में 5 साल बढ़ गई थी, उसने अनाउंस किया। अब हमें यह सोचना है कि सेम दूसरा नेकलेस कैसे बनवाएं। और अगले दिन दोनों नेकलेस के बॉक्स को लेकर उसी ज्वेलर के पास गए जिसका नाम बॉक्स पर लिखा था। उसने अपनी रिकॉर्ड बुक चेक की। ये नेकलेस मैंने नहीं बनाया मैडम, मैंने तो बस इसका बॉक्स बनाया था। दोनों सेम नेकलेस की तलाश में एक ज्वेलर से दूसरे ज्वेलर के चक्कर काट काट कर थक चुके थे और आखिरकार उन्हें पॉलिश रॉयल की एक शॉप मिली जहां पर उन्हें सेम नेकलेस नजर आया। इसकी कीमत थी 10 लाख रुपए, पर ज्वेलर उन्हें वो 9.5 लाख रुपए में देने को तैयार था। दोनों ने ज्वेलर के पास जाकर रिक्वेस्ट करी कि वो उस नेकलेस को 3 दिन तक किसी को ना बेचे और वो दोनों 3 दिन बाद आकर उस नेकलेस को 9.5 लाख में खरीद लेंगे। इस बीच क्या पता उन्हें अपना खोया हुआ नेकलेस फरवरी एंड से पहले मिल जाए। लोइसल के पास 1.5 लाख रुपए पड़े थे जो उसके फादर मरने से पहले उसके नाम कर गए थे। अब बस उसे बाकी बचे पैसों का इंतजाम करना था। उसने एक फ्रेंड से 2.5 लाख रुपए उधार मांगे और दूसरे से 1 लाख मांगे।
कुछ यहाँ से कुछ वहां से करते हुए उसने बाकी रकम जमा करनी शुरू कर दी। पैसों के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था। उसने नोटिस दिया, लोगों की मिन्नतें की, ब्याज पर पैसा देने वालों से भी मिला, यहाँ तक कि ऐसी रिस्की डील भी साइन कर ली जिससे उसे खुद मालूम नहीं था कि वो पूरी भी कर पाएगा या नहीं। अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगाकर वो ज्वेलरी के काउंटर पर 9.5 लाख रुपए दे आया और नया नेकलेस लेकर घर लौटा। जब मैडम लॉयसल वो नया नेकलेस मैडम फॉरेस्टर को वापस करने गई तो वो बड़े ठंडे लहजे में बोले, तुम उसे जल्दी लौटा देती तो अच्छा था, क्या पता मुझे भी इसकी जरूरत पड़ती। उसने अभी तक नेकलेस का बॉक्स खोलकर नहीं देखा था, जिसका उसकी फ्रेंड को सबसे ज्यादा डर था। अगर उसे पता लग गया कि यह नेकलेस उसका नहीं है तो वो क्या सोचेगी? फिर वो उससे क्या जवाब देगी? क्या वो मैडम लॉयसल को चोर नहीं समझेगी? इसके बाद मैडम लॉयसल समझ गई कि एक उधार मांगने वाली की लाइफ कैसी होती है। उसे अपने किए की कीमत तो चुकानी थी, तो उसने चुकाई भी। इतना कर्ज जो उन्होंने उधार लिया था, इसके लिए उसे ना जाने कितने समझौते करने पड़ेंगे, और वो करेगी। उन्हें अपना नौकर हटाना पड़ा और एक सस्ते से फ्लैट में जाकर रहने लगी। खाना पकाने से लेकर घर की साफ सफाई तक सारे काम अब उसे अकेले ही करने पड़ रहे थे, जो उसने पहले कभी नहीं किए थे। अपनी नाजुक उंगलियों और गुलाबी नाखूनों से वो बर्तनों को रगड़ रगड़ कर धोती थी। ढेर के ढेर गंदे कपड़े धोकर सुखाते सुखाते उसके हाथों में दर्द करने लगता था। सुबह गली से पानी की बाल्टियां भरकर लाने में उसकी सांस फूल जाती थी। घर का राशन पानी लाने भी उसे खुद ही जाना पड़ता था। उसके कपड़े देखकर कोई भी उसे एक मामूली नौकरानी समझ सकता था। हर महीने वो थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर लोगों का उधार चुकाने की कोशिश करते थे। अब उसका पति घर देर से लौटता था। उसने एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया था। शाम को वो एक बिजनेसमैन का अकाउंट देखता था और रात को मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपी करता था। वो पूरे 10 साल इसी तरह से जीते रहे और 10 साल बाद उन्होंने लोगों की पाई पाई चुका दी, और वो भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के साथ। मैडम लॉयसल इन 10 सालों में पहचानी नहीं जा सकती थी। कभी जो एक खूबसूरत लेडी हुआ करती थी, वो अब एक बेडौल और मोटी हाउसवाइफ बन चुकी थी। सर के बाल सफेद हो गए थे। खुरदरे हाथों और चेहरे की झुर्रियों ने उसे वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। वो अब पहले की तरह नजाकत से नहीं बोलती थी, बल्कि जोर जोर से बोलती थी और घर के काम निपटाती थी। पर कभी कभी जब उसका पति ऑफिस में होता था, वो विंडो के पास बैठकर वो दिन याद करती थी जिस दिन वो पार्टी में बेहद खूबसूरत लग रही थी और लोगों की उस पर से आंखें हट ही नहीं रही थी। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। काश उसने वो नेकलेस नहीं खोया होता, तो आज शायद बात कुछ और होती। कौन जाने क्या होता। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता। कितनी अजीब सी है ये जिंदगी। कभी कभी एक छोटी सी चीज भी लाइफ को बदल कर रख देती है। फिर एक संडे पूरे हफ्ते की कड़ी मेहनत करने के बाद वो थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए पार्क में घूम रही थी कि तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो एक बच्चे का हाथ पकड़े जा रही थी। ये मैडम फॉरेस्टर थी, आज भी उतनी ही जवान और खूबसूरत जितना कि पहले। मैडम लॉयसल को अंदर से कुछ महसूस हुआ। वो सोच ही रही थी कि उसे फ्रेंड से मिलना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर वो खुद को रोक ही नहीं पाई। उसने नेकलेस की भरपाई कर दी थी, तो अब वो उसे जाकर असलियत बता सकती थी। अब भला उसे किस बात का डर है? वो मैडम फॉरेस्टर के पास गई। कैसी हो जीने? उसने कहा। उसकी सहेली, जो उसे इतने सालों से नहीं मिली थी, अपने सामने एक बेहद ही मामूली सी लगने वाली हाउसवाइफ को पहचान ही नहीं पा रही थी। उसने हकलाते हुए कहा, जी मैडम, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। नहीं, कोई गलतफहमी नहीं है। मैं मैडम मिथलेंडे लॉयसल हूँ। ये सुनकर उसकी फ्रेंड हैरानी से चिल्लाई, ओह माय गॉड, ये तुम हो मिथलेंडे? कितने बदल गई हो तुम। हाँ, जिस दिन मेरी तुमसे लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी, उसके बाद तो मेरी जिंदगी में काफी मुश्किलें आईं। हमने काफी कुछ झेला, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या? मेरी वजह से? वो कैसे? क्या तुम्हें याद है वो डायमंड नेकलेस जो तुमने मुझे पार्टी में पहनने के लिए उधार दिया था? हाँ, बिल्कुल याद है।
बात दरअसल ये थी कि वो मुझसे कहीं खो गया था। क्या मतलब तुम्हारा? पर तुमने तो मुझे वो नेकलेस वापस लौटा दिया था। नहीं, तुम्हारा नेकलेस मुझसे खो गया था, इसलिए मुझे सेम नेकलेस खरीद कर तुम्हें वापस करना पड़ा। और तुम जानती हो, उसका उधार चुकाने में हमें 10 साल लग गए। तुम समझ सकती हो कि हम जैसे गरीबों के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। पर खैर, हमने सब उधार चुका दिया है और इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। मैडम फॉरेस्टियर एकदम से ये बात सुनकर रह गई। क्या? क्या कहा तुमने? तुमने मेरा नेकलेस लौटाने के लिए मुझे डायमंड का नेकलेस खरीद के दिया? हाँ, और क्या? तुम्हें पता नहीं चला? दोनों एकदम सेम थे ना? और ये बोलते ही वो खुशी से मुस्कुराई। मैडम फॉरेस्टर का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसका हाथ अपने हाथों में लेकर वो धीरे से बोली, "ओह, मेरी प्यारी मिथलेड, पर मेरा वो नेकलेस तो नकली था। उसकी कीमत 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं थी।" तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए और खर्चे भी उसी हिसाब से करने चाहिए जितनी हमारी लिमिट हो, क्योंकि टाइम के साथ साथ हम इम्प्रूव हो सकते हैं और अपनी लिमिट भी इंक्रीज कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।